द रिट्रीट ऑफ द मानसून। तो मानसून के पीछे हटने या फिर लौट जाने को मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। 1 सितंबर से उत्तर पश्चिम भारत में मानसून पीछे आपका क्या होता है, तो हटने लगता है। ठीक है, और 15 अक्टूबर निरस्त हो जाता है, मतलब चला जाता है। लौटती हुई मानसून पौने जो होती है बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके जो उत्तरी पूर्वी मानसून है उसका रूप लेकर तमिलनाडु में वर्षा कराती है कोरोमंडल तट पे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। देश के उत्तर पश्चिम भाग में मानसून सबसे बाद में पहुंचता है तथा सबसे पहले वहां से वापस लौटता है, वही पंजाब वाला रीजन। ठीक है, जैसे पंजाब में अगर देखा जाए तो मानसून 1 जुलाई को पहुंचता है और मध्य सितंबर में वहां से क्या होता है, लौट जाता है। इस प्रकार वहां पर वर्षा वर्ष में केवल 2.5 माह की मानसून सक्रिय रहता है। इसके विपरीत कोरोमंडल तट पर अगर देखा जाए तो मानसून जून से शुरू, कोरोमंडल तट पे कि मालाबार तट पे होगा ना, यहाँ पे मालाबार तट होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, कोरोमंडल तट लिखा है, कोई बात नहीं। कोरोमंडल तट पर मानसून जून से शुरू पहुंचता है और मध्य दिसंबर में लौटता है। अतः यहाँ मानसून वर्षा लगभग 6.5 माह सक्रिय होती है। जैसे केरल में देख लीजिएगा, केरल में लगभग 1 जून से लेती है, यहाँ पे सितंबर तक आने में, अक्टूबर तक आने में लौटता है। तो इस तरीके से काफी समय तक रखता है। ठीक है, अगर आगे देखा जाए जिन भागों में मानसून सबसे पहले पहुंचता है वहां सबसे अधिक समय तक रहता है भी, जैसे केरल वाला रीजन, जबकि जिन भागों में ये देर से पहुंचता है वहां जल्दी लौट भी आता है। तो फलस्वरूप दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, ऐसा IAS 2012 में पूछा, जो कि सही बात है। ठीक है, अब भारत की ऋतुओं देख लेते हैं। मानसून पूरा कंसेप्ट यहाँ पे हो गया। चलिए अब ऋतु देख लेते हैं जल्दी से हम लोग यहाँ पे। तो भारतीय ऋतु की बात करें तो भारतीय परंपरा के अनुसार वर्षा की द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। ठीक है, उत्तरी और मध्य भारत के जो लोग हैं उनके द्वारा अपनाए जाने वाले ऋतु के चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह अवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, क्योंकि दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में ऋतु परिवर्तन अधिक प्रभावशाली है। देखिए ये प्रश्न पूछा था एक बार। बसंत ऋतु की बात करें तो चैत वैशाख इसको कहते हैं भारतीय कैलेंडर के अनुसार, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल होता है। ग्रीष्म आपका देखा जाए तो जेठ आषाढ़ मई जून। वर्षा देखा जाए तो सावन भादो जुलाई अगस्त। शरद देखा जाए तो अश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर कहते हैं। हेमंत देखा जाए तो मार्गशीर्ष और पौष नवंबर दिसंबर। और शिशिर देखा जाए तो माघ फागुन और आपका जनवरी फरवरी होता है। ठीक है, जलवायु अवस्थारित ऋतुएं। तो भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारत को वार्षिक जलवायु अवस्थाओं के आधार पर 4 ऋतुओं में बांटा है। ठीक है, जैसे उत्तरी पूर्वी मानसून का समय, दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए थोड़ा सा उत्तरी पूर्वी मानसून, तो यहाँ पे देखिए शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु है। तो शीत ऋतु की बात करें यहाँ पे तो विंटर सीजन जिसको कहते हैं। तो शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और मार्च में समाप्त हो जाती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने भी होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहाँ पे तापमान की बात करें तो इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से आपका क्या होता है, यहाँ पे कम रहता है। और अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा रात्रि का जो तापमान होता है, यहाँ पे रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है, जो कि पंजाब और राजस्थान में हिमांक अर्थात 0 सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी हैं, मतलब समुद्र से काफी दूर है। ठीक है, दूर स्थिति होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। ठीक है, और निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियां में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर के रूप में, मतलब शीतलहर लाती हैं। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तरी पश्चिम भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा और चीजें समझे यहाँ पे। ये समझते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में कोई भी निश्चित जो आपकी शीत ऋतु है ये नहीं होती, इस चीज को याद रखिएगा। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण के प्रतिरूप शायद ही कोई यहाँ पे बदलाव आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतर जो तापमान है वो 31 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जून में ये 29.5 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। तो समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, जबकि उत्तरी भारत के मैदान तापमान में देखा जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। सामान्यतः इस मौसम में तापमान तथा आर्द्रता कम होती है और जो आसमान होता है साफ होता है। ठीक है, वायुदाब तथा पवने की अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखा जाए तो दिसंबर के अंत तक अर्थात 22 दिसंबर सूर्य जो था दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी गोलार्ध उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना। दक्षिण भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लगभग 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं क्रमशः उत्तर पश्चिम भारत जो है ना तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। ठीक,
ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। कम वायु दाब जो प्रवणता थी, प्रेशर ग्रेडियंट जिसको कहते हैं, के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति से पवनें चलने लगती है। मोटे तौर पर क्षेत्र में भूआकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तर की ओर हो जाती है। भूआकृति के प्रभाव से मुक्त पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी होती है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहाना होता है, फिर भी यह सुहाना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती जो अवदाब है उनसे बाधित होता है। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी जो भूमध्य सागर है उस पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है उसमें पहुंचते हैं। मार्ग में उत्तर में जो कैस्पियन है, मतलब कैस्पियन सागर है, तथा दक्षिण में जो ईरान की खाड़ी है उससे गुजरते समय कुछ नमी ले लेते हैं। ठीक है। और पश्चिमी जल प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अब वर्षा की बात करें, शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नामात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। ठीक है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है। कुछ अपवाद क्षेत्र जैसे उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, जिन्हें पश्चिम विक्षोभ कहते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, वहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो मैदानों में वर्षा करते कम मात्रा में होते हुए यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी फसल के लिए उपयोगी होती है। सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। वही वही अगर देखा जाए तो हिम जो गर्मियों के महीने में हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनके जल के प्रवाह में निरंतर बनाए रखती है। ठीक है। शीतकालीन वर्षा पश्चिम विक्षोभ द्वारा मात्रा मैदान से पश्चिम से ओर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, तथा पर्वत से उत्तर से, मतलब पर्वत में देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। पीछे से पूछा हुआ प्रश्न, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ पहले ही। ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। दिल्ली में सर्दियों में औसत जो आपकी वर्षा होती है 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच यह 18 से 25 मिलीमीटर के बीच होती है। कभी कभी देश के मध्य भागों में भी, दक्षिणी प्रायद्वीपीय के उत्तर भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़ों के महीने में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। उत्तरी पूर्वी मानसून पौने अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आपका यहाँ पे क्या होती है, तो वर्षा कराती है। ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें भी जान लेते हैं। ठीक है, इन्हें भी जान लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व कुछ वर्षा होती है जो कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा में 10% का योगदान देती है। आम्र वर्षा, तो ये आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु जब खत्म होते हुए पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो कि केरल में यह आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि आमों की जल्दी, मतलब आमों को पकाने में ये सहायता करती है। ठीक है। इसी तरीके से कॉफी वर्षा के लिए आपका चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ठीक है। कर्नाटक वाले रीजन में आपका चेरी ब्लॉसम होती है। अमर वर्षा कहाँ पे, तो केरल में। ठीक है। फूलों की वाली बौछार यहाँ कहाँ पे होती है, तो ये केरल के निकटवर्ती कहवा के जो उत्पादन कॉफी के लिए लाभदायक होती है, उसके फूल खिलने के लिए। काल बैसाखी तो असम व पश्चिम बंगाल में इसको कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे दरअसल क्या होता है, काल बैसाखी के महीने में, ये यहाँ बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे देखा जाए, इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए पौने अच्छी होती है। असम इन तूफानों को बारदोली, असम में क्या कहा जाता है, तो बारदोली छीरा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चाय वर्षा भी कहा जाता है। लू दरअसल उत्तरी जो आपका मैदान है, जैसे पंजाब से बिहार तक चलने वाली जो शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पौने, उनको कहा जाता है। ठीक है। और दिल्ली और पटना के बीच दरअसल इनका जो एक तरह से कह सकते हैं तीव्रता अधिक होती है। ठीक, बस इतना जानिए हम लोग। ये कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब किसी विशेष स्थान पर 24 घंटे में वर्षा की मात्रा 2.5 मतलब 2.5 मिमी से ऊपर हो, तब उसे वर्षा का दिन कहा जाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं गर्मी की ऋतु की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब समर सीजन। तो समर सीजन की अगर बात करें यहाँ पे, तो तापमान, यहाँ पे देखा जाए तापमान, यह ऋतु उत्तरी भारत में मार्च से मध्य जून तक होती है। 21 मार्च के बाद सूर्य कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई, जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। और भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री मतलब तक यहाँ पे सेल्सियस तक पाया जाता है। ठीक है।
बस इतना सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बाकी तो उतना चीज़ें नहीं है। दक्षिण भारत में फिर से ग्रीष्म ऋतु में भी मंद एक तापमान पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखा जाए थोड़ा सा, ये देखते हैं। ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बाकी सब कुछ हम लोग यहाँ से देखा जाए। लू की अगर बात करें, यहाँ पे लू देखिए, उत्तर पश्चिम में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क तथा तप्त हवाएं चलती हैं, जो कि कई बार आधी आधी रात तक चलती रहती हैं। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियां का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल जो हवाएं लाते हैं। अगर ध्यान दें तो इस ऋतु में जो वार्षिक वर्षा है उसका 10% भाग ही प्राप्त होता है। ठीक, अब पश्चिमी विक्षोभ ये दिखा रहा है आपसे, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सब तो हो चुका है ना, काल वैसाखी जिसको नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। बेसिकली कहाँ पे ये होता है उसको बस जाना क्या आप जानते हैं। ये थोड़ा सा देख लीजिए कि आप जानते हैं पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय में जो हिम रेखा है, स्नो लाइन है, वो अधिक परिवर्तित होती है। क्यों? देखिए अगर देखा जाए सामान्य रूप से हिम रेखा जो स्नो लाइन है, इसकी अगर हम लोग बात करें, इसकी ऊंचाई ऊंचाई जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर की तरफ जाने पर घटती है। इस दृष्टि से असम हिमालय की तुलना में, जो असम हिमालय है इसकी तुलना में जम्मू कश्मीर व हिमाचल, जो हिमाचल यहाँ पे देखा जाए जम्मू कश्मीर व हिमाचल हिमालय भूमध्य रेखा से अधिक उत्तर में स्थित है। फलस्वरूप जम्मू कश्मीर हिमालय की जो हिम रेखा है वो नीचे होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि पश्चिमी हिमालय में व ग्रीष्म काल में हिम रेखा सामान्य से अधिक ऊंचाई अर्थात 4500 मीटर से ऊंची हो जाती है, जिसका कारण राजस्थान में गर्म मरुस्थल से उठने वाली जो सामान्य तरंगे हैं उनका ऊपर जाकर वायुमंडल के संगठन को गर्म करना। ऊपरी वायुमंडल की गर्मी के संपर्क में आने वाली हिमालय की बर्फ पिघल जाती है, फलस्वरूप हिम रेखा ऊपर हो जाती है। इसके विपरीत शीतकाल में राजस्थान मरुस्थल अत्यधिक शीतल हो जाता है, जैसे गुरु शिखर चोटी लगभग देखा जाए 1722 मीटर है, तथा आपका श्री गंगानगर का तापमान कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, इससे भी कम हो जाता है। राजस्थान मरुस्थल की इन शीतल हवाओं के कारण पंजाब तथा उसके समीपवर्ती स्थित जम्मू कश्मीर एवं हिमालय प्रदेश के पर्वत अधिक शीतल हो जाते हैं। इससे हिम रेखा नीचे उतर आती है, ठीक है, उतर जाती है। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय की जो हिम रेखा है उसके अधिक विचलन का कारण गर्मी में राजस्थान के मरुस्थल का उष्मन शीतल का शीतलन है। ठीक है, वहीं पूर्वी हिमालय की बात करें तो अरुणाचल व जो आपका पूर्वांचल हिमालय की हिमरेखा में अधिक विचलन नहीं होता है, जिसके कारण इसके निम्न कारण है। बंगाल की खाड़ी के पास स्थित तापांतर में कमी, असम के सघन वन जो कि ताप को नियंत्रित कर तापांतर यहाँ पे नहीं बढ़ने देते हैं। असम में मई में बाढ़ आना, ठीक है, जिसके फलस्वरूप मई जून में यहाँ राजस्थान मरुस्थल जैसा अधिक ताप नहीं हो पाता है। वनस्पतियों के सघन आवरण तथा नदियों तथा मृदा में जल के वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन के कारण शीतकाल में यहाँ ताप राजस्थान के मरुस्थल जैसा कम नहीं होता है। यही कारण है कि पूर्वी हिमालय की हिमरेखा में विचलन कम पाया जाता है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए वर्षा ऋतु की बात करते हैं। वर्षा ऋतु, ठीक है, देखिए वर्षा ऋतु की बात करते हैं। ये ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ मध्य जून से प्रारंभ होती है और मध्य सितंबर तक समाप्त होती है। मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदान में तापमान जो होता है वह तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं प्रबल हो जाती है और वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त जो मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम की हो जाती है, इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ठीक है, हिंद महासागर से दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश होकर फेरल के नियम अनुसार दाहिने की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। समान रूप से जब 1 जून को भारत में दक्षिणतम प्रायद्वीपीय भाग से टकराकर अचानक वर्षा करती हैं तो उन्हें मानसून का धमाका, ठीक है, मानसून ब्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, और इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तीव्र होने के कारण मई में भारत के आंतरिक भाग में भी जो सामान्य तरंगे हैं उनका पूर्वा जेट तथा जो पूर्वी जेट है बनकर हिंद महासागर पर उतरना है। उल्लेखनीय है कि ग्रीष्म काल में पर्वतीय भागों पर दो तरफ से ऊपर की ओर चढ़ने वाली हवाओं की एक तरह से मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ पहाड़ के ऊपर होती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप तीव्र आवाज और मूसलाधार वर्षा होती है।
ठीक है। और इस प्रकार के छोटे क्षेत्र में कम अवधि में तीव्र वर्षा की घटना को हम लोग बादल का प्रभूषण कहते हैं। ठीक है, इसी संख्या प्रदान की जाती है। इसमें लगभग 20 से 30 वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्रों पर 100 मिमी प्रति घंटा की दर से वर्षा हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के दक्षिणतम प्रायद्वीपीय भाग से टकराकर अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की दो शाखाओं में बढ़कर समूचे भारत में वर्षा कराती है। ठीक है, और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कुल वर्षा 74% से अधिक प्राप्त होता है, परंतु वर्षा के वितरण में स्थानीय तथा कालिक विभिन्नता मिलती है, जिसका मुख्य कारण अस्ताकृतियां अर्थात अस्ताकृति ग्रीष्मकालीन भारतीय मानसून का एक तरह से नियामक है। अब अरब सागर की जो शाखा, इसकी बात करें थोड़ा सा, तो अरब सागरीय शाखा यहाँ पे पुनः 3 उप शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पहली शाखा फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम की ओर से दक्षिण पश्चिम से, यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती है, और पश्चिम घाट पर्वत से टकराते हुए पश्चिमी घाट पर्वत की औसत जो ऊंचाई है ये 1200 मीटर है, तो यहाँ पर अधिक वर्षा कराती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर क्रमशः चोटियों की ऊंचाई घटने लगती है, जैसे अनाईमुड़ी आपका दूधा बेटा इस तरीके से ना, तो ये है। इनमें टकराने के फलस्वरूप जलवाष्प युक्त हवाएं अचानक ऊपर उठकर पर्वतीय वर्षा कराती हैं। ठीक, ये चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। साथ साथ में यहाँ क्या लिखा है, वर्षा के पश्चात ये समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर उठकर अपनी गुप्त उष्मा शक्ति द्वारा वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करती हैं, जिससे यह तापीय व्युत्क्रमण पाया जाता है। उत्तर जाने पर पहाड़ियों की घटती ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा भी मतलब यहाँ पे देखा जाए कम होती जाती है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे याद रखिए। जैसे अनाईमुड़ी के पश्चिम में 350 सेंटीमीटर की, दूधाबेटा में आपका 300 सेंटीमीटर की, और मुलनगिरी तथा महाबलेश्वर में 280 किलोमीटर की, मतलब सॉरी सेंटीमीटर की, और कसूबा में 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, कुछ हवाएं पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर सामान्य रूप से 250 सेंटीमीटर की वर्षा करती हैं, जो कि बृहद जल विभाजक को पार कर पूरब उत्तर, मतलब यहाँ पे पार कर पूरब उत्तर कर वर्षा नहीं करती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखें। जैसे कि क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, जैसे पश्चिमी घाट है ना ये, तो यहाँ पे वर्षा हो जा रही है, कि यहाँ पे पर्वत इधर वर्षा नहीं होती, वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, चलिए बाकी कुछ और चीजें यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा कुछ और चीजें देखा जाए यहाँ पे। चक्रवाती वर्षा होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करती है, अमरकंटक तक पहुंच जाती है, और जहां यह सोन घाटी से आई हवाओं से टकराकर पर्वतीय वर्षा करती है। इस मड़िया के नर्मदा घाटी की शाखा विंध्याचल के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा करती है, ना कि सतपुरा के उत्तरी ढाल पर। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, इस कारण फेरल के जो नियम है और विंध्याचल पर्वत का दिक् निर्धारण होता है। अरब सागर की शाखा की एक शाखा खंबात की खाड़ी से आपका देखा जाए होकर माही घाटी से होती हुई मालवा पठार पर पहुंचकर 80 सेंटीमीटर की वर्षा कराती है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो अरावली की सर्वोच्च जो शिखर है माउंट आबू के गुरु शिखर पे लगभग आपका 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अरब सागर की दूसरी शाखा काठियावाड़ के गिरनार जो मांडव पहाड़ी है, यहाँ से टकराकर लगभग 150 सेंटीमीटर की वर्षा कराती है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिए। फलस्वरूप यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की शाखा देख ले थोड़ा सा, तो 1 जून को दक्षिणी भारतीय जो प्रायद्वीपीय से टकराने वाली दक्षिणी पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा कहलाती है। अगर ध्यान दे तो इस समय आईटीसीजर बंगाल की खाड़ी पर क्रमशः दक्षिण से उत्तर खिसकता है, जिसके सहारे बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी कक्षा पर पूरब से पश्चिम चलते हैं। ये समानता आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, ठीक है, पर पहुंचकर चक्रवातीय वर्षा करते हैं, किंतु भारत में पूर्वी तट के सारे 3 उच्च ताप तथा निम्न दाब के केंद्र बनते हैं, छोटा नागपुर में, आपका दंडकारण्य पठार पे और मैसूर के पठार पे। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए, इस कारण इन पठारों में विभिन्न मानवीय क्रिया जैसे कि नाशन, खनन, परिवहन, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात तमिलनाडु के कराईकल और पुडुचेरी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा करते हैं। ये कावेरी बेसिन में भी प्रविष्ट होकर वर्षा करते हैं। गोदावरी बेसिन की अगर बात करूँ, गोदावरी कृष्णा का जो बेसिन है, इसमें प्रविष्ट चक्रवात लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा कराते हैं। ठीक है, और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, जो अरब सागर शाखा के विभिन्न घाटों से होकर आई हवाओं में मिलकर जो मलनाथ पठार है ना, वहाँ पे 60 से 70 सेंटीमीटर चक्रवाती वर्षा कराते हैं। गोदावरी घाटी में प्रविष्ट चक्रवाती है, जो हवाएं महाराष्ट्र में नागपुर पहुंचकर अरब सागर की ताप्ती घाटी शाखा से मिलकर 60 से 80 सेंटीमीटर की चक्रवाती वर्षा कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो महानदी घाटी में प्रविष्ट हवाएं छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वहाँ पे 150 सेंटीमीटर की वर्षा कराती है। यह चक्रवाती है, वह पर्वतीय वर्षा है, किंतु इसका मुख्य कारण अस्ताकृति है, जिसका कारण महानदी बेसिन के चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है।
अधिक वर्षा के कारण छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश अर्थात छत्तीसगढ़ गठन से पूर्व धान का कटोरा कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। बाकी यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा कुछ चीज़ें और, ये सब उतना इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि 500 मेघालय पठार के लगभग यहाँ पे देखा जाए 500 मीटर ऊंचे दक्षिणी कगार की गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में टकराने के फलस्वरूप पर्वतीय वर्षा कराती है। चेरापूंजी में विश्व यहाँ पे मानसी राम होना चाहिए था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, मानसी राम में सबसे अधिक वर्षा होती है, बाकी तो कुछ नहीं है। वही सुरमा घाटी से होकर ये असम की घाटी में पहुंचती है, ठीक है, जहाँ पे अधिक वर्षा कराती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये देखिए थोड़ा सा, फेरल के नियम का जो पूर्ण उल्लंघन करती हुई हिमालय पर्वत के सहारे पूर्व से पश्चिम प्रभावित होती है, जिनमें वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। ताइए 2012 में पूछा हुआ प्रश्न, इसलिए बताना जरूरी है, ठीक। अब यहाँ पे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में औसत जो वर्षा है वो 150 से 200 सेंटीमीटर, बिहार के मैदान में 100 से 150 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर होती है। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं इलाहाबाद में 18 से 20 जून तक पहुंचती हैं, जो कि दिल्ली में 25 जून तक तथा गंगा नगर में 1 से 5 जुलाई तक पहुंचती हैं। गंगा मैदान में पूरब से पश्चिम चलने वाली हवाओं द्वारा क्षैतिज वर्षा होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसका कारण पूर्व से पश्चिम ऊंचाई में क्रमशः वृद्धि है। इसकी एक शाखा सोन नदी घाटी से होती है, होती हुई अमरकंटक तक पहुंच नर्मदा शाखा से टकराकर पर्वतीय वर्षा कराती है, जबकि आगे बड़ी शाखा चंबल बेसिन के सहारे दक्षिण पश्चिम बढ़कर अरब सागर की जो घाटी है उसे मतलब घाटी की शाखा से टकराकर मालवा पठार पर वर्षा कराती है, ठीक। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद कर सकते थे, बाकी तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखिए, अगर ध्यान दें तो तमिलनाडु तट पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की जो शाखा है वो वृष्टि शायद क्षेत्र में पड़ जाती है, तो इस कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, इस तरीके से ये तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, तो ये आपका वृष्टि शायद क्षेत्र में पड़ जा रहा है यहाँ पे, और ये इसके पहले चले जाते, इस कारण यहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है, ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून से। और यहाँ पे बात करें शरद ऋतु की थोड़ा सा, तो शरद ऋतु की बात करें तो शरद ऋतु मध्य सितंबर से प्रारंभ होकर नवंबर में समाप्त हो जाती है। सितंबर के अंत तक सूर्य दक्षिणायन होने की स्थिति गंगा के मैदान पर स्थित जो निम्न वायुदाब की द्रोणी है वो भी दक्षिण की ओर खिसकने आरंभ हो जाती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर से के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिम गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुका था। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर में शुरू में ये कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। इसलिए इसे मानसून प्रत्यावर्तन अर्थात मानसून के लौटने की ऋतु के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे याद रखिए है, और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है, जिसे आमतौर पर हम लोग कार्तिक मास अक्टूबर हीट इश्यू कहते हैं, ठीक है। कार्तिक मास की उष्मा कहते हैं या फिर अक्टूबर की हीट कहते हैं, इसको बस इतना से याद रखिएगा, ठीक है। शीत ऋतु मतलब इस ऋतु में व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से है, जो कि अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिण प्रायद्वीपीय जो है उसके पूर्वी तट पर तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों में घने बसे डेल्टाई प्रदेश में इन तूफानों के शिकार बनते हैं, ठीक है। हर साल चक्रवातों से यहाँ पे आपदा आती है। कुछ चक्रवातीय तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। आईएएस में पूछा था, ठीक है। और ऐसे चक्रवात जो होते हैं ना, जो तूफानी चक्रवात जो होते हैं अरब सागर में थोड़े कम उठते हैं। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, याद कर सकते हैं, ठीक। अब वार्षिक वर्षा देख लेते हैं, एनुअल जो आपका रेनफॉल है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए भारत में औसत जो वार्षिक वर्षा है 112 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे अधिक वर्षा कहाँ पे होगी, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, ठीक है, उत्तर पूर्व में जो हिमालय क्षेत्र है तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। खासी और जयंतिया की पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तक निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मध्यम वर्षा कहाँ पे होती है, तो गुजरात के दक्षिणी भाग में, पूर्वी जो आपका तमिलनाडु वाला है, उड़ीसा तट है, ये सब यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। गंगा के मैदान में भी ऐसी होती है, ठीक है। आपका न्यून वर्षा क्या होती है, मतलब सबसे कम वर्षा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अब पर्याप्त वर्षा के क्षेत्र जैसे कि प्रायद्वीप के कुछ भागों में, विशेष रूप से जो आंध्र प्रदेश से कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख वाला रीजन यहाँ पे देखा जाए
कुछ राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र, वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो कुल भूभाग के परसेंट में अब देखा तो 11% क्षेत्र पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 21% क्षेत्र पे 125 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, 37% क्षेत्र पे आपका 75 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और 24% क्षेत्र पे 30 से 35 से 75% की वर्षा होती है, और 7% क्षेत्र पे 35% से कम वर्षा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो यूपीएससी में से पॉइंट वाइज पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे जो मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संस्था है, जो कि मौसम संबंधी अवलोकन, संचार, पूर्वानुमान एवं अन्य सेवा के लिए उत्तरदायी है। अगर देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा मौसम विभाग की स्थापना 1875 में कोलकाता में की गई थी। इसके पश्चात आईएमडी का मुख्यालय शिमला तदुपरांत पूना स्थानांतरित किया गया है। आज इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न 2018 में। ठीक, इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहाँ पे भारत की जो जलवायु प्रदेश उनको देख लेते हैं। तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे तो मौसम के तत्वों में मेल अनेक क्षेत्रीय विविधता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए तापमान, वर्षा, जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिन्हें वो जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। कौन कौन सा? तो तापमान और वर्षा। ठीक है, इस तरीके से अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा कि कोपन की एक पद्धति थी, कोपन पद्धति की पर आधारित भारत की जलवायु प्रमुख प्रकारों का वर्णन इस प्रकार है। और कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु को 5 प्रकार से बांटा है। उष्णकटिबंधीय आपका यहाँ पे जलवायु, जिसको ए से डिनोट करते हैं। यहाँ सारा साल औसत जो तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहता है या फिर उससे अधिक रहता है। शुष्क जलवायु, जिनको इन्होंने बी कहा है, जहाँ पे तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए ये शुष्क होता है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल एस कहलाता है, और शुष्कता अधिक होने पे ये क्या कहलाता है? तो ये मरुस्थल कहलाता है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, गर्म जलवायु, जिसको सी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ सबसे ठंडे महीने और औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए हिम जलवायु, तो जिसको डी से डिनोट करते हैं, यहाँ सबसे गर्म महीने, यहाँ सॉरी जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। बर्फीली जलवायु को ई से डिनोट करते हैं, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ड संकेतों का प्रयोग किया, जैसा कि ऊपर बताया गया है। ठीक है, और बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अंतर का क्या कारण है? तो स्थलाकृतियां हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी घाट के पूरब वृष्टि छाया प्रदेश में अत्यंत कम वर्षा क्यों करता है? तो यहाँ पे एडियाबेटिक जो दर है उसके ताप में वृद्धि के कारण। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर पठार दक्कन पर किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवाती वर्षा होती है। विभिन्न जलवायुविदों के मतों के आलोक में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रकोष्ठ के कौन कौन से कारण है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व भाग में निम्न दाब की स्थापना, आईटीसीआर की उत्तरी खिसकाव के संबंध में, और आईटीसीआर की उत्तरी खिसकाव का संबंध पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हिमालय के उत्तर की ओर खिसकाव व उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति से है। ये सभी कारण श्रमोत होकर भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके प्रकोष्ठ के लिए जिम्मेदार है। भारत में वर्षा की जो विचलनशीलता है किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है? तो अनिश्चित व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक है, भारत में कितने जलवायु मंडलों में मतलब बायो क्लाइमेट जोन विभक्त किया गया है? तो आपका 5, पीड़ादायक, कष्टकर, कम सुखद, सुखद व अति सुखद। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा। ठीक, और यहाँ पे एक और प्रश्न उत्तर थोड़ा सा छूटा था, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है कि भूतल पर कितनी नियतवाही पवनों की पेटियां पाई जाती है? तो 6 पाई जाती है, 6। पवन प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो दाब प्रवणता के द्वारा। जेट स्ट्रीम की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षक, ठीक है, B9 विमान के चालकों को। ठीक है, जेट स्ट्रीम की सर्वाधिक औसत वेग कहाँ होता है? तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब के क्षेत्रों के ऊपर। जेट स्ट्रीम का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मौसम एवं जेट स्ट्रीम में घनिष्ठ संबंध है। ध्रुवीय वताग्र शीतोष्ण चक्रवात को प्रभावित करने में जहां इनका योगदान है, वहीं इनका मानसून की सक्रियता पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ये धरातलीय हवाओं पर दबाव बढ़ाकर उनको आगे की ओर बढ़ाती हैं। ग्रीष्मकाल में मानसून हवाओं को आगे बढ़ाने, उनसे प्राप्त वर्षा की मात्रा घटाने बढ़ाने, वर्षा के वितरण में असमानता लाने आदि में जेट स्ट्रीम का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है। तिब्बत पठार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर है। वैसे औसत आपका 4500 मीटर है। ठीक है, मानसून हवाओं के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए पूरे वर्ष, यहाँ पे देखा जाए तो पूरे
वर्ष का मौसम प्रक्षेपण विभाग किन चारों ऋतु में विभक्त है? तो आपका यहाँ पे उत्तरी पूर्वी मानसून इस तरीके से देख सकते हैं, फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय शरद ऋतु इस तरीके से है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें तो छूटी नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। आपका यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, कह रहा है कि जनवरी के महीने में तिरुवनंतपुरम का माध्य न्यूनतम तापमान कितना रहता है? तो यहाँ पे इतना रहता है। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हिप्पस ने की थी। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? अल-मसूदी ने, ठीक है। कोपेन द्वारा संबंधित AW तथा CWG जलवायु भारत के संदर्भ में किन जलवायु घटक का है? तो क्रमशः प्रायद्वीपीय भारत, मतलब उच्च सवाना व गंगा घाटी अर्थात गर्म शुष्क शीत ऋतु जलवायु का। किस भूगोलवेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में वास्तविकता सर्वाधिक निकट है? कोपेन का। कोपेन के अनुसार एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत में एवं दक्षिणी भारत में औसत तापमान कितना पाया जाता है? तो क्रमशः 10 डिग्री सेल्सियस तथा 25 सेंटीग्रेड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या कह रहा था थोड़ा सा, शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत तथा पूर्वी तटीय भाग में वर्षा किसके माध्यम से होती है? तो क्रमशः पश्चिमी विक्षोभ मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से, ठीक है। कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार कर किस ओर मुड़ जाती हैं? तो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? दरअसल ITCZ निम्न वायुदाब का वो क्षेत्र है जहाँ उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक जो हवाएं एक दूसरे से अभिसरण करती हैं, मतलब मिलती हैं, और इसे मानसून गर्त भी कहते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है? यह पूर्वी ध्रुवीय वायु धाराएं हैं जो कि दोनों गोलार्धों के चतुर्दिक 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के से ध्रुवों के निकट तक वर्ष पर्यटन धरातल से 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य सतत रूप से चलती है। जेट स्ट्रीम पर मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है? इनकी स्थिति में परिवर्तन होता है, इनकी स्थिति में परिवर्तित होता है। शीत ऋतु में भूमध्य रेखा के समीप 20 डिग्री अक्षांश निकट होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में ध्रुव की ओर खिसक जाती हैं। भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती है? तो 7। ये प्रश्नों की बात कर ले अगर हम लोग यहाँ पे, तो देखिए श्वेत सनोवर सिल्वर फर कहते हैं, नुकीली पत्ती वाले वृक्ष जो कि 2200 से आपका 3000 मीटर की ऊंचाई तक पश्चिमी हिमालय में जो कश्मीर से लेकर झेलम तक और पूर्वी हिमालय में आपका चित्राल से लेकर नेपाल तक मिलते हैं। ये वृक्ष 45 मीटर तक ऊंचे और 6 से 7 सेंटीमीटर तक मोटे होते हैं। इनका उपयोग हल्की जो पेटियां होती हैं, पैकिंग, तख्ती, दिया सलाई, कागज लुगदी के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। देवदार की बात करें तो ये वृक्ष 30 मीटर ऊंचा और 6 से 10 मीटर मोटा होता है। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गढ़वाल के पश्चिम में जो हिमालय प्रदेश के पहाड़ियों में पाया जाता है। इनकी लकड़ी साधारणतः कठोर व भूरी, पीली और सुगंध युक्त तथा टिकाऊ होती है। यह सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। इससे सुगंधित तेल भी निकाला जाता है। चीड़ की बात करें तो ये हिमालय में कश्मीर से भूटान तक लगभग 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। यह एक मध्यम कठोर लकड़ी है जो चाय की पेटियों, फर्नीचर तथा माचिस के उद्योग के लिए प्रयोग की जाती है। इससे अगर देखा जाए तो रॉल अर्थात रेजिन तथा विरोजा आपका जो ट्रेपेंटाइन होता है प्राप्त होते हैं, ठीक है। नीला पाइन की बात करें तो ये कश्मीर से लेकर सिक्किम तक लगभग आपका संपूर्ण हिमालय में 2225 से लेकर 3048 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इनकी लकड़ी मध्यम कठोर होती है और जो कि गृह निर्माण, फर्नीचर और आपका जो रेल होती है इनके स्लीपर बनाने में प्रयुक्त होती हैं। इसमें भी आपका राल और विरोजा प्राप्त होते हैं। रॉल मतलब वो रेजिन, ठीक है। स्प्रूस की बात करें यहाँ पे तो ये पश्चिमी हिमालय में आपका वही 2200 से 25 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं। इसकी कोमल लकड़ी निर्माण कार्य जैसे वही आपका पैकिंग, डिब्बे बनाने में, लुगदी बनाने में उपयोग होती है। वालनट हो गया, ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय में प्राप्त होता है। इसकी हल्की लकड़ी जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, कैबिनेट तथा जो कार्य होते हैं तथा नक्काशी के लिए प्रयोग होते हैं। व्हीलों की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है तथा क्रिकेट के बल्ले इससे बनते हैं। बर्च या फिर भोजपत्र की बात करें तो हिमालय के उच्च ढालों पर मिलता है, ठीक है। फर्नीचर ये सब बनाया जाता है इससे। साइप्रस जो होता है ये अधिकांश उत्तराखंड में मिलता है। इसकी टिकाऊ लकड़ी फर्नीचर बनाने में प्रयोग होती है। मानसूनी वनों की लकड़ियों की अगर बात करें थोड़ा सा, जैसे कि सागौन हो गया इसमें, तो ये वृक्ष तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों की निचली ढालों तथा उड़ीसा में पाया जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र जो है महाराष्ट्र का उत्तरी कंकड़ तथा मध्य प्रदेश है। इसकी लकड़ी बहुत ही दृढ़ और सुंदर तथा टिकाऊ होने के कारण जो रेलगाड़ी, उसके डिब्बे, फर्नीचर, दरवाजे आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। देश में इसके वनों का क्षेत्रफल लगभग आपका 57,216 वर्ग किमी है, ठीक। इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे देखा जाए। अब बात करते हैं साल जो वृक्ष होता है। ये वन हिमाचल प्रदेश
के कांगड़ा घाटी से लेकर असम के नौगांव जिले, जो हिमालय के निचले ढालों व तराई भागों में उत्तर प्रदेश वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है, इनके वो ऐसा बनते हैं रेल के डिब्बे लकड़ी। चंदन की बात करती है, मुख्य ये वृक्ष मुख्यतः दक्षिणी भारत के शुष्क भागों में जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी लकड़ी कठोर व ठोस होती है तथा इसका रंग पीला और भूरा होता है और इसमें तेज सुगंध आती है, इसी से इसका मूल्य बहुत अधिक है। सुंदरी की अगर बात करते हैं, ये वृक्ष गंगा व जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ना, उसमें बहुत याद होता है। अगर इसकी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे लकड़ी कठोर और ठोस होती है, इसमें नाव, मेज, कुर्सियाँ, खंबे आदि बनाए जाते हैं। आमनुस की बात करें तो ये लकड़ी गहरे काले रंग की कठोर होती है, ये पश्चिमी घाट के वनों एवं असम में पाई जाती है। ठीक है, हल्दू की बात करते हैं, कठोर और टिकाऊ लकड़ी होती है और खिलौना बनाने में प्रयोग होती है। पलास की बात करते हैं, मुख्यतः दक्षिण पूर्वी राजस्थान, छोटानागपुर पठार के क्षेत्र में उगता है। इनकी पत्तियों पर लाख के कीड़े जो होते हैं ना, वो पाले जाते हैं। ठीक है, और इसे जंगल की आग की उपमा प्रदान की गई है। अगर बात करें प्लास की तो बूटिया मोसमरमा कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और झारखंड का राजकीय पुष्प भी है। ठीक है, इसका जो फूल होता है। अर्जुन की बात करें, कठोर तथा भारी लकड़ी है जो कि गाड़ियाँ तथा कृषि उपकरण बनाने में प्रयुक्त होता है। सदापर्णी वनों की लकड़ी की बात करें तो जैसे रोजवुड हो गया। ठीक है, सदापर्णी मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उनका एग्जाम्पल ये पश्चिमी घाट के ढालों पर उड़ीसा के कुछ भागों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उगता है। इसकी भी लकड़ी कठोर होती है, रेसे मतलब कुल मिला जाकर फर्नीचर के प्रयोग में आती है। ठीक है, ये सब हो गया। एबनूनी एक तरह से सदाबहार वन है। दक्कन, कर्नाटक का जो कमटूर है, मालाबार, इस सब क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसका उपयोग सजावटी, नक्काशी, संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए। गुर्जन की बात करें तो ये असम, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान में पाया जाता है और ये आंतरिक निर्माण और पैकिंग के कार्य जैसे ये सब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्जुन इस सब से मिलता है। ठीक है, कत्था की बात करते हैं, खैर वृक्ष से प्राप्त होता है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार के क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर बात करें, ध्यान देते हो, अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारियों का मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस, बेत, तेंदुआ पत्ता, लाख, शहद, मोम आदि और वनोपज स्वामित्व के अतिरिक्त उसके संग्रह, उपयोग व निपटान का अधिकार भी प्रदान किया गया। आई गेस 2019 से पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति की बात करें, भारत में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा 1894 में एक वन नीति अपनाई गई थी, जिसके अनुसार वनों की देखरेख के लिए विकास समिति तथा हर प्रांत में वन विभाग की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक नवीन नीति की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी, तो अतः सरकार ने सर्वप्रथम 1950 में केंद्रीय वन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड फॉरेस्ट्री की स्थापना की। ठीक है, और इस बोर्ड की सिफारिश के आधार पर 31 मई 1952 को केंद्र सरकार ने वनों के संबंध में एक नवीन नीति घोषणा की, जिसके प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया कि अब वन कृषि में दास मात्र नहीं है, बल्कि वे कृषि भूमियों की उत्पादकता को बनाए रखने एवं उसे बढ़ाने के लिए वन नीतियाँ आवश्यक है। इस नीति के अनुसार, इस नीति जो ये वन नीति आई थी कि 4 मुख्य बातें थी। वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाकर 33.3% करना था। ठीक है, वनों को लगाना, वनों की सुरक्षित रखना, वनों के संबंध में अनुसंधान करना, लेकिन यह नीति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही। फिर 7 दिसंबर 1988 को एक अन्य नवीन वन नीति की घोषणा की गई। ठीक है, जिसके 3 लक्ष्य थे: पर्यावरण स्थिरता, जीव जंतु व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की हिफाजत करना व लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरी करना। सरकार ने वन नीति के ही अंतर्गत वन विकास के लिए निम्न कार्य किए, जैसे कि केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में करता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष यहाँ पे देखा जाए तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट का होता है। इसका कार्य आंकड़ों को सूचना एकत्रित करना, ये सब चीज़ें होती है। भारतीय वन संरक्षण संगठन की बात करें तो यहाँ पे 1981 में संगठन का स्थापित किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देखा जाए देहरादून में 1906 में होती है। ये वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य वनों से प्राप्त वस्तुओं के संबंध में अनुसंधान करना व वनों के संबंध में शिक्षा देना है। ठीक है, इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र है, आपका बंगलुरु में, कमटूर में, जबलपुर में और बुरनीहट में। ठीक है, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना तो दरअसल 1965 में देहरादून के एक काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी। राज्य वन विभाग निगमों की स्थापना तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पे ये हुई थी। चलिए, वन महोत्सव की बात करें, कृषि मंत्री के एम मुंशी ने 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया, जिसका वन महोत्सव नाम रखा गया था। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगर बात करें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान तो स्थापना 1982 में, मुख्यालय भोपाल में। अन्य तथ्य इस प्रकार है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ये संस्थान एशिया में व शायद विश्व में प्रथम संस्थान है जो अनुसंधान व केस स्टडी के आधार पर पढ़ाने का कार्य करता है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो वन संरक्षण अधिनियम तो केंद्र सरकार द्वारा 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित
कर लागू किया गया था, जिसके अनुसार किसी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 1988 में इस अधिनियम में शोधन कर इसे और कारगर बना दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे जो चीज़ हम थोड़ा सा छोड़ रहे थे उसके बारे में देख लेते हैं। ये देखो सा देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33.3% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, इसके अनुसार मैदानी भागों में इतना और पर्वतीय भागों में लगभग इतना है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33.3% वन तो होने चाहिए, तो मैदानी भागों में इतने और पर्वतीय भागों में लगभग इतने। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें और जो हम लोग यहाँ पे देखे नहीं है ना, उनको देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा सा ये सब प्रश्न उत्तर है, तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट है, वैसे हम लोग देख चुके हैं वहीं पे। ठीक है, का कारण पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, बस यही कारण है। ठीक है, आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न, इसलिए बताना जरूरी था। ठीक है, और वहीं पर कुछ प्रश्न जैसे कि लेटाइट मिट्टी का प्रयोग होता है, तो आप सबको पता किसके लिए, तो भवन निर्माण के लिए होता है। तो आपका सी आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पे सी आंसर दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी, चीका मिट्टी होती है, ये सबको पता होगा। ठीक है, पढ़े होंगे तो देखिए यहाँ पे डी आंसर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा में क्या कह रहा है कि कपास की काली मिट्टी निम्न में से किसका अधिक्य है, तो यहाँ पे देखा जाए किसका अधिक्य पाया जाता है यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए यहाँ पे देखा जाए तो आपका डी दे रहा है। डी मतलब आपका यहाँ पे जो आपको यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, मोन्टो मोरिनोनाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये आईएएस में इस तरीके से प्रश्न बनते तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दक्षिण भारत में जलवायु क्रिया से संबंधित आपका है, तो यहाँ पे क्या है, दक्षिण भारत में जलवायु क्रिया से संबंधित आपको यहाँ पे तो मिट्टी है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 का आंसर ये है। ये कह रहा है गंगा मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है, तो यहाँ पे देखा जाए लगातार सिंचाई, ऊसर भूमि का सुधार, मानसूनी वर्षा बाढ़ व नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव, तो इस तरीके से डी आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है, तो बताइए यहाँ पे कौन से मिट्टी का क्षेत्र अधिक हो जाएगा, तो सबको पता है यहाँ पे देखा जाए जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। और भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान में। इस तरीके से यहाँ पे नहरें देश में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है, इनमें से लगभग इतना आपका अधिक कृषि क्षेत्र सींचा जाता है। ठीक है, हमारे देश की नहरों का सर्वाधिक विकास उत्तर के जो विशाल मैदानी क्षेत्र है ना, तटवर्ती नदी डेल्टा के क्षेत्रों में किया गया है, क्योंकि इनका निर्माण यहाँ पे आसानी से हो जाता है, समतल भूमि है। ठीक है, इसलिए तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखिए एक चीज याद रखिएगा, गंग नहर जो है ना, इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह के द्वारा, मतलब गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण नहरों इस प्रकार। आइए थोड़ा सा नहरों देख लेते हैं, जैसे पूर्वी यमुना नहर। देखिए पूर्वी यमुना नहर की बात करो तो ये नहर यमुना नदी से सहारनपुर जिला जो है ना उत्तर प्रदेश का, उसमें स्थित हथनीकुंड बैराज के बाएं तरफ से निकाली गई है। मुख्य यमुना नहर का प्रवाह लगभग 4400 क्यूसेक है। यमुना नहर प्रणाली द्वारा हिडन व यमुना दोआब क्षेत्र के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत व गाजियाबाद जिले जो है इसकी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। तो पूर्वी यमुना नहर प्रणाली के अंतर्गत मुख्य नहर की लंबाई लगभग आपका इतनी किलोमीटर है, 204.15 किलोमीटर। ठीक है, आगरा नहर प्रणाली देखा जाए तो इस नहर का उद्गम उत्तर प्रदेश में यमुना नदी है परिस्थित जो ओखला आपका बैराज है वहां से होता है। मुख्य आगरा नहर का जो डिस्चार्ज है वो 4000 क्यूसेक है। ठीक है, क्यूसेक है, और जो जिले हैं उनकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस नहर प्रणाली के अंतर्गत मुख्य नहर की लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है। शारदा नहर की बात करें तो ये नदी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी व सबसे बड़ी सिंचाई प्रणालियों में से एक है। इसका निर्माण 1928 में आपका एक तरह से पूरा हुआ था। शारदा मुख्य नहर उत्तराखंड राज्य के जो चंपावत जिला है ना, वहां से खटीमा में बनवा समीप शारदा नदी से निकाली गई है। और इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के 15 जिले कौन कौन से पूछ लेता है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज व वाराणसी मतलब एक तरह से लाभ अर्जित करते हैं। ठीक है, अगर ध्यान दे तो ये नहर की लंबाई लगभग 44.3 किलोमीटर मुख्य नहर की। शारदा नहर प्रणाली आपका देखा जाए यहाँ पे तो लंबाई लगभग 9961 किलोमीटर की है। ठीक है, इस नहर प्रणाली के निचले क्षेत्र में जल की कमी को दूर करने के लिए 1968-69 में सहायक परियोजना प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत घाघरा नदी पर गिरजा तथा शारदा नदी पर निचला शारदा नामक 2 बैराज का निर्माण किया गया। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर प्रणाली की बात करें तो इस नहर प्रणाली की कल्पना सर पीटी काटले द्वारा किया गया था, जिसका निर्माण 1840 से 54 के दौरान पूर्ण हुआ था। यह नहर हरिद्वार के भीमकोड़ा बैराज से गंगा नदी के दाएं तट से निकलती है। मुख्य नहर प्रणाली की लंबाई इतनी है 291 किलोमीटर, जबकि नहर प्रणाली की कुल लंबाई लगभग 7073 किलोमीटर है। इसमें 7 प्रमुख
शाखाएं देवबंद, अनूप शहर आपूर्ति चैनल, ये सब है। आपका मैट, हाथरस, समंतर हाथरस शामिल है। अगर ध्यान दो तो इस नहर के प्रयाग द्वारा हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा जिलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। निचली गंगा नहर की बात करें तो ये नहर उत्तर प्रदेश के नरोरा तथा बुलंदशहर जो क्षेत्र है ना, नामक स्थल से गंगा के दाएं तरफ से निकाली गई। इस नहर का निर्माण 1869-71 के दौरान पूर्ण हुआ था। इसमें मुख्य नहर की लंबाई 99.36 किलोमीटर एवं यहाँ पे और देखा जाता है, और यहाँ पे एवं हाँ, नहर प्रणाली कुल लंबाई 8,282 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली के द्वारा कुल 12 जिले कासगंज, एटा, मैनपुरी, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर और कौशाम्बी के लगभग 10.42 लाख हेक्टेयर प्रणाली की मुख्य शाखाएं फर्रुखाबाद, बेवर, कानपुर, इटावा, भोगनीपुर व पश्चिमी इलाहाबाद व फतेहपुर। इस योजना से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरीय परिवहन, पर्यटन आदि अनेक कार्य किए जाते हैं। मतलब बहुउद्देश्य का मतलब क्या, मल्टीपर्पज किया जाए, मतलब केवल एक चीज के लिए ना बनाया जाए, सिंचाई के लिए बहुत सारी चीजें इसे की, जैसे नहर निकाली जाए, मतलब विद्युत का उत्पादन किया जाए, पेयजल बनाया जाए, ठीक है, पर्यटन के लिए बनाया जाए। तो इस तरीके से बहुउद्देशीय परियोजना हो जाती है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू साहब जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर की उपमा दी थी, ठीक है, नया तीर्थ भी कहा था। वर्तमान समय में यद्यपि इन परियोजना की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, फिर भी सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन आदि व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इनके महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना निम्न है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना की बात करें, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम कह सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजना है। झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली दामोदर घाटी दरअसल यूएसए के टेंसी घाटी परियोजना, जो कि यूएसए की टेंसी घाटी परियोजना 1933 बनी थी, उसके आधार पर संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इनमें तलैया, कोनार, मैथन, पंचेत पहाड़ी, बोकारो, बाल पहाड़ी, ये सब क्षेत्र नामक 8 बांध बनाए गए हैं, ठीक है। और बोकारो, दुर्गापुर, चंद्र विद्युत से अधिक ताप विद्युत उत्पादन होता है। तो ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे भाखड़ा नागल परियोजना। तो ये पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्य की जो सतलज नदी पर बनाई गई है, ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना है। यूपीपीसीएस, अभी बीपीएससी दोनों पूछा है। भाखड़ा जो बांध है, ये बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नदी तल से 226 मीटर है ऊंचा, मतलब एक तरह से तथा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसका निर्माण 1963 में किया गया। बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नागल दरअसल रूपनगर, पंजाब नामक स्थान पर एक दूसरा बांध बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इस परियोजना से लाभ अर्जित करता है। कोसी परियोजना की बात करते हैं। कोसी नदी तिब्बत पठार से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के कटिहार के निकट गंगा के बाएं तरफ से आकर, मतलब गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलती है। मार्ग परिवर्तन के कारण इसे विनाशकारी बाढ़ लाती है। इसी कारण से बिहार का शोक आ जाता है, उत्तरी बिहार का शोक आ जाता है, ठीक है। मुख्य कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज नेपाल से निकाली गई है ये, और ये नेपाल व बिहार की संयुक्त परियोजना, कौन सी, जो कोसी परियोजना है। इसका मूल उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई प्रदान करना था, ठीक है। भविष्य में इस योजना के शक्ति गृह हैं, उनको दामोदर घाटी परियोजना के शक्ति गृह से मिलाकर नेटवर्क बनाने की भी योजना बनाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं रिहंद बांध परियोजना। तो ये उत्तर प्रदेश में जो सोन है ना, उसकी प्रसिद्ध तंग घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत नामक एक तरह से कृत्रिम झील बनाई गई है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद चंबल परियोजना की बात करें हम लोग यहाँ पे। यमुना की सहायक नदी चंबल नदी का जल उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश व राजस्थान में ये परियोजना संयुक्त रूप से बनाई गई। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 84गढ़ नामक स्थान पर एक तरह से देखा जाए तो गांधी सागर बांध तथा राजस्थान के रावत भाटा व कोटा में राणा प्रताप सागर बांध व जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का क्षरण करना था, मतलब संरक्षण करना था, माफ करिएगा, संरक्षण करना था, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें हीराकुंड जो आपकी परियोजना है, तो हीराकुंड परियोजना दरअसल देखा जाए तो ये उड़ीसा राज्य में जो महानदी है ना, उस पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, ठीक है। हीराकुंड बांध निर्माण से पूर्व महानदी अपनी भयंकर बाढ़ों के कारण उड़ीसा की शोक
नदी के रूप में कहलाती थी। हीराकुंड बांध लगभग 4801 मीटर लंबा है तथा 61 मीटर ऊंचा है, जो कि जो आपके यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, शीर्ष जो बांध वाले राष्ट्र हैं 2020 के हिसाब से, इसको भी हम लोग जो सबसे नवीनतम आंकड़ा आया होगा उसके हिसाब से देख लेंगे। वैसे चीन या फिर यूएसए बता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एक बार, 2020 का हो सके नया आ गया, उससे नया आ गया होगा, ठीक है। अब गंडक परियोजना की बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये परियोजना गंडक नदी पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त प्रयास से बनाई गई है। 1959 में समझौता हुआ था। उसके अनुसार नेपाल भी इसमें क्या हुआ था, सम्मिलित हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। इस योजना के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में एक बैराज है। 4 नहरें, 2 भारत 2 नेपाल में है, ठीक। ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 15 मेगावाट की एक शक्ति गृह जो कि नेपाल के तराई क्षेत्रों में शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है। फिर यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना में से एक है। इसका उद्घाटन 30 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया था। देखिए आरएस में पूछा हुआ प्रश्न है। यह राजस्थान के शुष्क तथा आर्द्र शुष्क क्षेत्र की सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है तथा इसने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था व विकास का नया स्वरूप प्रदान किया, ठीक है। सतलज और ब्यास संगम पर जो हरिके बैराज है वहां से ये निर्मित हुई है, ठीक। जहां से राजस्थान के फीडर नहर जहां से राजस्थान की फीडर नहर निकाली गई है तथा इस फीडर नहर से राजस्थान की मुख्य नहर अर्थात इंदिरा गांधी नहर जलापूर्ति। राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर लंबी पूर्णतः चिनाई से निर्मित नहर है जो कि इंदिरा गांधी नहर को जल प्रदान करती है। 649 किमी लंबी मुख्य नहर गंगा नगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जिलों में लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करती। इस तरीके से पीछे से पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगर ध्यान दें तो इंदिरा गांधी नहर में घग्गर अर्थात गंगानगर नदी की जल उपयोग किया गया जाता है, आईएएस में पूछा हुआ था। इस नहर ने थार मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया है। और साथ साथ इसमें कपास जैसी वाणिज्य जो आपकी उपज है चारा उगाने की जो बहुत सफलता मिली है। इससे प्रदेश में कृषि तथा पशु आधारित उद्योग के विकास में सहायता मिली। अतिरिक्त खाद्य पेयजल की उपलब्धता, मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण आदि इस परियोजना की अतिरिक्त लाभ। टिहरी बांध परियोजना की बात करें तो टिहरी बांध का निर्माण गढ़वाल जो हिमालय है उसकी महत्वपूर्ण नदी भागीरथी और सहायक बिलगंगा के संगम पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 261 किलोमीटर तथा लंबाई 575 किलोमीटर है और बांध के पीछे एक निर्मित आपका क्या है, स्वामी रामतीर्थ सागर सरोवर है, ठीक है। इतना में एकत्र करने की क्षमता, ये सब पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। और इस परियोजना देखिए टिहरी बांध जो परियोजना है इसका निर्माण गढ़वाल हिमालय की जो महत्वपूर्ण नदी है भागीरथी और इसकी सहायक नदी कौन सी, बिलंगना, इस संगम पर अस्सा से 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी में किया गया है। यहाँ पे तो नर्मदा भारत की 5वीं विशालतम नदी है और ये देश की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसके जल संसाधन सतलज, व्यास तथा रावी नदियों के संयुक्त विभव से कहीं अधिक है। यह 1312 किलोमीटर लंबी तथा इसका कमान क्षेत्र आपका इतना है। इसका 87% भाग मध्य प्रदेश में, 11.5% गुजरात में, 1.5% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। बांध 2 प्रमुख बांधों का निर्माण किया गया है। दोनों बांधों की कमान लगभग इतनी लाख हेक्टेयर पे है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं सरदार सरोवर परियोजना। ये परियोजना दरअसल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यूपीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है 2 बार 1999 2004 में, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात के भरूच जिले के नौगांव के निकट नर्मदा नदी पर 163 मीटर ऊंचे तथा 1210 मीटर लंबे बांध का निर्माण किया गया है, जिसकी जल भंडारण क्षमता इतनी है, ठीक है। यहाँ पे याद है कि ध्यान दें तो नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना 1986 में समाज विज्ञानी, क्या नाम था इनका, मेधा पाटेकर ने महाराष्ट्र धुले जिला में की थी, जिसका उद्देश्य सरदार सरोवर जो परियोजना है इसका विरोध करना था। स्मरणीय कि 1989 में विभिन्न स्थानीय संगठनों के समागम के साथ इसका नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन कर दिया गया था, ठीक। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या कार्य पूरा हो चुका है जिसमें इतना है, ठीक है। इससे यहाँ पे देख सकते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। केन बेतवा लिंक जो परियोजना इसकी बात करें तो अमृत क्रांति के नाम से 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत शुरू की गई। ये योजना देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में, ठीक है। इस बांध का निर्माण पाकिस्तान के 1960 के सिंध जल समझौते के उल्लंघन मानता है, मतलब मानता जो 1960 में जल समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बाद। ये समझौता विश्व बैंक के मध्यस्थता में हुआ था, ठीक है। किशन गंगा परियोजना ये जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर है, मतलब झेलम नदी की जो सहायक नदी किशन गंगा उस पर है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये बाकी जो प्रमुख जल विवाद है जैसे महानदी
तो ये 2018 में गठन हुआ था, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के मध्य पूछ लेता है ना। कृष्णा नदी जल विवाद 1969 में, तो फिर 2004 में हुआ था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य। ठीक है, यहाँ पे मांडवी नदी का भी विवाद है, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। ठीक है, इससे इससे कावेरी सबसे इंपॉर्टेंट है। जून 1990 में दरअसल क्या हुआ था, तो ये गठन हुआ था। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के मध्य विवाद है। ठीक, मसौदा 2012 है, तो इसमें क्या देखें हम लोग, 12 का है तो चलिए देखिए, अगर बात करें थोड़ा सा राष्ट्रीय जल नीति 2012 का मसौदा जो है, तो ये जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2012 को जारी किया गया था। ठीक है, अगर ध्यान दें तो राष्ट्रीय जल मिशन दस्तावेज को चिन्हित रणनीतियों के अनुपालन के साथ साथ राष्ट्रीय जल बोर्ड की कार्य नीतियों के अनुपालन में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति 2002 की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की। राष्ट्रीय जल नीति पर मसौदा समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद नीति का मसौदा तैयार किया था। देखिए, मसौदा में प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। जल संबंधी ढांचागत जो कानून है उनको बनाना। ठीक है, इसके साथ साथ देखा जाए तो कि उपलब्धता सुनिश्चित कराई जानी चाहिए और जल नीति जलवायु परिवर्तन अनुकूल व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई, जहाँ से देखिए क्या परियोजना है और क्या है, मतलब जो बात होते हैं एक दृष्टि में देख लेते हैं। तो देखिए, सरदार सरोवर परियोजना, देखिए सीधे पूछा ना, तो ये संबंधित राज्य जो फायदा लेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब है। ये नर्मदा नदी पे है, बस इतना से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ओंकारेश्वर परियोजना, ये आपका नर्मदा नदी पे, ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पे उत्तराखंड में। फरक्का, ये पूछा जाता है, तो फरक्का बेसिकली आपका पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पे। मंडल बांध परियोजना कहाँ पे, झारखंड में, उत्तरी कोयल पे है, याद रखिएगा। मयूराक्षी उपनाम इसका कनाडा बांध भी है, तो ये आपका मयूराक्षी झारखंड में, मयूराक्षी नदी पे है। ठीक, कांसवती परियोजना जो पश्चिम बंगाल में आपका कांसवती कुमारी नदी पे है। ठीक है, दामोदर तो आपको पता है पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, वो झारखंड में दामोदर नदी पे। रंजीत सागर पूछा था कभी कभार, इसको तीन बात परियोजना भी कहते हैं, तो ये पंजाब में है आपका रावी नदी पे। भाखड़ा नागल दरअसल यूपी पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ है, तो पंजाब हरियाणा राजस्थान से फायदा लेते हैं सतलज नदी पे ना। यहाँ पे व्यास तो आपको पता होगा, व्यास नदी पे। चमेरा देख लीजिए, चमेरा हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पे है। श्रावती परियोजना ये कर्नाटक में श्रावती नदी पे। काली परियोजना आपका काली कर्नाटक में काली नदी पे है। ठीक है, कोपली कई बार पूछा है, असम में ही आपका कोपली नदी पे है। ठीक है, इसके बाद ये डिंग रोंग परियोजना एक बार पूछा था, अरुणाचल प्रदेश में रंगा नदी पे है। ठीक है, लोकटक परियोजना मणिपुर में आपका खुंबा इम्फाल नदी पे है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में कोयना नदी पे है। ठीक है, और बात करें रिहंद परियोजना, तो ये आपका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना रिहंद नदी पे है। माता टीला बांध बेसिकली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपका बेतवा नदी पे है। ठीक है, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना यूपीपीसीएस मेन से पूछा, उत्तर प्रदेश में है, ये बेतवा नदी पे है। नागार्जुन सागर अर्जुन सागर कृष्ण रहते थे, कृष्णा नदी पे है। तुंगभद्रा परियोजना बेसिकली आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में तुंगभद्रा हुआ के संगम पर बनाया गया है। पोंचापाद ये आपका गोदावरी पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे, तेलंगाना में है। ठीक है, और अगर बात करें गंडक परियोजना, तो बिहार उत्तर प्रदेश गंडक नदी पे है। ठीक, और धालसेरी भी गंडक है। रंगीत जो परियोजना है ये सिक्किम पड़ती है। यहाँ पे देखिए, ये तुलबुल परियोजना ये आपका झेलम नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। पंचेत हिल ये आपका दामोदर नदी पे है ना। कोसी तो हो गया, चलिए। उकाई परियोजना कई बार पूछा जाता है, गुजरात में ताप्ती नदी पे है। माही परियोजना माही नदी पे होगी। साबरमती परियोजना जो है साबरमती नदी पे है। यहाँ पे अगर देखें तो घाट प्रभा, तो कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पे। मालप्रभा अब कर्नाटक में मालप्रभा नदी पे। तवा परियोजना है जो, ये मध्य प्रदेश में तवा नदी पे है। तवा किसकी सहायक नदी है बताइएगा आप लोग। रविशंकर सागर देखा जाए तो इधर से इसे गंगरेल बांध भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ में महानदी पे है। ठीक, हसदो जो बांगो है ये छत्तीसगढ़ में हसदो नदी पे है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए जायकावाड़ी पूछा था, ये आपका गोदावरी नदी पे है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। तलैयाबाद, मैथान, ये सब अगर देखा जाए तो पीछे सोचा बेल पहाड़ी, ये सब झारखंड में पड़ते हैं, बराका नदी पे ना। यहाँ पे परम्बिकुलम, अलियर, ये सब आपका तमिलनाडु में है, परम्बिकुलम नदी पे। पेरियार इडुक्की वही केरल में, पेरियार इडुक्की पे। ठीक है, टिहरी बांध आपका देखा जाए उत्तराखंड में, भागीरथी तेलंगाना के संगम पे है। ठीक,